एवरीवन। सो एक बात बताओ, क्या आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है? एंड उसमें ये जो आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के नीचे, उनको भी एडजस्ट करना आता है क्या? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमें एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं कि एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स तो आते हैं फाइनल अकाउंट्स में। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक इफेक्ट शो कर देते हो, दूसरे इफेक्ट शो करना भूल जाते हो, या समझ नहीं आता कि एक इफेक्ट तो हमने शो कर दिया, दूसरा इफेक्ट कौन से अकाउंट में शो करना है, या सवाल करने का तरीका अच्छे से नहीं आता होगा आप में से कई लोगों को, है ना। कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमने ट्रायल बैलेंस के कुछ कुछ बैलेंसेस शो कर दिए, एडजस्टमेंट अटक गई है ना। तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपके साथ होती होंगी। सो आज के इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में देखो मैं आप लेकर आई हूँ आपके लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है TF ग्रेवाल बुक से, इसको हम आज सॉल्व करेंगे। प्लस मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किस वे से आपको सॉल्व करना होता है कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाए ना, तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना एंड वीडियो को स्किप मत करना, ओके। सो हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। इस क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट्स गिवन है उस पर मैंने सभी एडजस्टमेंट पे सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। तो प्लीज़ मेरे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर के ना प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करना है एक बार, सो दैट आपको अगर कोई टॉपिक आपने एडजस्टमेंट समझ ना रखी हो ना तो वो आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एट डेट। ओके, सो हमें क्या कह रखा है कि हमें ये एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड नीचे हमें कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि ये एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें इन दोनों चीज़ों के थ्रू क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है इस डेट का, ठीक है। यानी बेसिकली हमें फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। अब एक बार आप क्या करो, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को देख लो कि आपको कौन कौन से बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। तो हमें डेटर्स गिवन है, स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। तो आप रफली सब चीज़ों को एक बार देख लो। लास्ट में आपको कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल, क्लियर है। अब एक बार क्या करो, सवाल को करने के तरीका बता रही हूँ, सभी एडजस्टमेंट जो गिवन है वो भी देखो, मतलब जो आपका पूरा क्वेश्चन होता है ना आपको उसको गो थ्रू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपको स्टॉक दे रखा है 1,24,500 का। अब इससे पता लग रहा है कि यह कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि 31 मार्च लिखा है यहाँ पे। सेकंड आपको रेंट गिवन है अनपेड, यानी पता लग गया आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस गिवन है। थर्ड आपको बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स की एडजस्टमेंट गिवन है। उसके बाद देखो आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट गिवन है। लास्ट आपको मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट गिवन है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, वीडियो नंबर 8 में आई गई है ना। तो प्लीज़ उसको आप देख सकते हो, सभी एडजस्टमेंट में मैंने वीडियोस बना रखे हैं, एक बार आप प्ले लिस्ट को देखो तो सही जाके, ठीक है। तो चलो गाइस, सो गाइस देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करके रख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का, है ना। तो मैंने तीनों ही फॉर्मेट्स प्रिपेयर करके रख लिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि देखो सबसे पहला काम क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपको तीनों चीज़ों का फॉर्मेट पहले से बना के रखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का भी, P&L अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, आपको समझना है क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है आपका। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट पहले बना के रखना है, सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है आपका कि आपने एडजस्टमेंट पढ़ ली, ट्रायल बैलेंस में आपको कौन से बैलेंस गिवन है ये पढ़ लिया। अब आपका सेकंड काम क्या है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी एडजस्टमेंट गिवन है ना आपको वो देखो किस बैलेंस पे गिवन है, एंड वहाँ पर आप छोटा सा मार्क कर लो, अपनी पहचान के लिए एक आइडेंटिटी मार्क वहाँ पे बना लो, ठीक है। तो जिससे आपको पता रहे कि जब आप इन बैलेंसेस को फाइनल अकाउंट्स में लिखो, रिकॉर्ड करो, तो आपको पता रहे कि कहाँ पर आपको एडजस्टमेंट गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर स्पेस छोड़ सकते हो, क्लियर है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट देख लो क्लोजिंग स्टॉक की, तो इसको तो हमें सिंपल लिखना है। सेकंड देखो रेंट वॉज अनपेड और जनरल एक्सपेंसेस, तो आपको पता लग गया कि रेंट और जनरल एक्सपेंसेस के पास एडजस्टमेंट है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, ऐसे छोटा सा मार्क लगा लूँगी। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पर गिवन है, यहाँ पे, जिससे क्या होगा जब हम इन बैलेंस तक आएंगे तो हमें पता रहेगा, ये छोटे से निशान के थ्रू डॉट लगा लो, स्टार बना लो, हमें पता रहेगा कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेड डेट्स के एडजस्टमेंट गिवन है एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। तो बेड डेट यानी हमें डेटर्स पे भी हाईलाइट कर लेना चाहिए, तो हमें डेटर्स दे रखे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, क्लियर है। डेप्रीशिएशन दिया है प्लांट एंड मशीनरी पे एंड प्रीमाइसिस पे, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी आपको कहाँ पर गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, एंड नीचे आपको प्रीमाइसिस गिवन है, ठीक है। हमने यहाँ पर भी मार्क कर लिया। नेक्स्ट आपको मैनेजर कमीशन गिवन है, ठीक है, तो वो तो नेट प्रॉफिट पे बेस्ड है, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या करा, सब पे एक डॉट लगा ली, कि आइडेंटिटी मार्क क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो अपना क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस अब हमने क्या करा, पहले मैंने आपको बता दिया कि तीनों फॉर्मेट्स आपको तैयार करके रखने हैं। सेकंड आपका काम क्या है कि जो भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है उनके अकॉर्डिंग आप जो ट्रायल बैलेंस में आपको बैलेंसेस गिवन है वहाँ पर आप छोटा सा मार्क बना लो, स्टार लगा लो, ठीक है। थर्ड आपको क्या काम करना है कि जो भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ना, सबसे पहले आपको इनको फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि एक एक बैलेंस करो, एक एक बैलेंस लिखो और एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ, ऐसा मत करना। और जहाँ पर एडजस्टमेंट है वहाँ पर मैंने पहले से डॉट लगा ली, उसके लिए मैं वहाँ पर आंसर्स मतलब अपने फॉर्मेट में पहले से स्पेस छोड़ दूंगी। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको गिवन है फंड्री डेटर्स, तो डेटर्स कहाँ आते हैं बैलेंस शीट में, तो लिखते हैं। सो गाइस देखो मैंने डेटर्स लिख दिया बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आपको गिवन है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी पता लग गया कि ओपनिंग स्टॉक की बात हो रही है जो कि है 2,20,000। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करता है, तो चलो शो करते हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट देखो आपको गिवन है कैश इन हैंड 350 एंड कैश एट बैंक 15,450, ये 15 बनाया मैंने। क्लियर है। तो देखो दोनों ही कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड पे। सो गाइस देखो मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब एक चीज़ और याद रखना, स्टार्टिंग में याद करो डेटर्स पर मैंने मार्क बनाया था, यानी हमारी एडजस्टमेंट होनी थी यहाँ पे। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर क्या करा, डेटर्स के पास एक और डॉट लगा दी। उससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है हमें अपने सॉल्यूशन में। तो मैंने पहले से यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया ना, ऐसा ना हो ना कि हमने क्वेश्चन में तो लगा दिया उसके बाद यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, भूल जाओगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी है और आप क्या करोगे, ऊपर से लिख दो, फिर जब जगह ही नहीं बचेगी तो एडजस्टमेंट कहाँ से करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में आपने मार्क लगाया है एडजस्टमेंट के लिए, जब आप उसको अपने फॉर्मेट्स में लिखोगे ना वहाँ पर भी आपको मार्क लगा देना, जिससे पता रहे कि आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना है, ठीक है। एक चीज़ ये बता दें। दूसरी बात ये है, आप देखो नॉर्मली क्या होता है बैलेंस शीट में, या तो ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो होता है या ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो होता है, राइट। ये क्या होते हैं मैंने आपको याद है लास्ट जब अपने बैलेंस शीट की वीडियो बनाई थी लास्ट चैप्टर की, उसमें क्लियर करा था। सो गाइस देखो मैं यहाँ पर नॉर्मली लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर ना तो लिक्विडिटी ऑर्डर में लिख रही हूँ या परमानेंस ऑर्डर में। यहाँ पे जनरली क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स को पहले लिखा जाता है, देन करंट एसेट्स आती हैं। बट यहाँ पर जिस अकॉर्डिंग से क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। वरना मैं वही वाला ऑर्डर फॉलो कर सकती थी कि पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखती देन करंट एसेट्स लिखती। तो प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्या नाम है कि पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखो देन करंट एसेट्स लिखो, ठीक है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 की, यहाँ पर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है। सो गाइस देखो मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया है 1,75,000 के, और यहाँ पर मैंने मार्क बना दिया कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करने, तो मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ दूँगी उसके लिए, ठीक है। अभी देखो जब भी एडजस्टमेंट होती है ना तो वो आप अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हो, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद आप अमाउंट को बाहर के कॉलम में लिखते हो। इस वजह से मैंने डेटर के पास भी अमाउंट को अंदर लिखा है एंड इसका अमाउंट भी मैंने इनर कॉलम में ही लिखा है। जहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है वहाँ आप डायरेक्ट अमाउंट को आउटर कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हो। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपको गिवन है फंड्री क्रेडिटर्स 1,06,500 रुपये के। अब देखो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट में। क्लियर है। सो गाइस देखो मैंने मेंशन यहाँ पर कर दिया है। नेक्स्ट आपको जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 10,750 के, तो ये आपका P&L अकाउंट में जाता है। सो गाइस देखो मैंने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे जनरल एक्सपेंसेस लिख दिया। इसमें भी एडजस्टमेंट थी ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी मार्क लगा दिया। क्लियर है। समझ में आ रहा है ना आपको अभी तक? अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब गाइस देखो नेक्स्ट आपको सेल्स गिवन है इतने अमाउंट की, तो सेल्स कहाँ आती है बताओ जल्दी से, अगर आपने पढ़ रखा है तो, है ना। आपका अगर आपने मन में सोचा है कि सेल्स आती है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो आप सबका आंसर एकदम क्लियर है जिन्होंने भी ये आंसर दिया है। फिर देखो गाइस देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैंने सेल्स का अमाउंट भी लिख दिया है। नेक्स्ट देखो गाइस आपको सैलरीज गिवन है इतने अमाउंट की एंड कैरेज आउटवर्ड गिवन है ₹4,000 का, तो दोनों ही कहाँ जाएंगे P&L अकाउंट में, आपको डेबिट साइड पे दिखाना है क्योंकि दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो गाइस देखो मैंने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया। देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखना ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने 2 सैलरीज एंड 2 कैरेज आउटवर्ड लिख दिया। क्लियर है ना। गाइस देखो नेक्स्ट आपको रेंट गिवन है, यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट, ठीक है। अब देखो रेंट कहाँ आता है आपको सबको पता है, रेंट बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करेंगे ₹9,000 का। तो देखो गाइस यहाँ पर मैंने लिख दिया और साथ में एडजस्टमेंट के लिए मार्क भी लगाया है। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर रहेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तो जिसमें मैं आगे कोई भी बैलेंस लिखूंगी तो मुझे पता रहेगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए मार्क है, तो यहाँ पर मुझे थोड़े स्पेस छोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा है। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि आप आइडेंटिटी मार्क लगा लो। नेक्स्ट देखो आपको बिल्स पेबल गिवन है 75,000 का। खुद देखो ये बिजनेस की लाइबिलिटी, तो इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करेंगे, ठीक है। देखो गाइस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिख दिया है। देखो उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस इतने रुपीज़ के। अब देखो परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड पर, तो इसको हम वहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। देखो गाइस लिख दिया है यहाँ पे। अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही है ना, मैं आपको रीज़न भी समझा रही हूँ कौन सा बैलेंस आप कहाँ पर शो करोगे, रीज़न के साथ आपको समझा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है ना अभी तक, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना एंड कॉमेंट में लिख के जाना कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है।
अभी देखो नेक्स्ट आपको डिस्काउंट गिवन 11,000 रुपीज़ का। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये डिस्काउंट लिया गया है या दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ या रिसीव तो लिखा नहीं है, तो उसको कंफ्यूजन हो रही है अगर आपको, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये आपको डेबिट साइड की डेबिट अमाउंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको क्रेडिट कॉलम में अमाउंट दिए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पर अलाउ या रिसीव नहीं लिखा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी स्टूडेंट्स को, ये डिस्काउंट मिला है बिजनेस को या दिया गया है। तो देखो यहाँ पर डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में, इसका मतलब है कि डिस्काउंट दिया गया है। क्योंकि देखो अगर अमाउंट डेबिट कॉलम में है जैसे यहाँ पर है, इसका मतलब क्या डेबिट क्यों है, क्योंकि बिजनेस ने डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट अलाउ करा होगा, तभी तो बिजनेस के लिए एक खर्चा हो गया, एक लॉस हो गया, तभी तो यहाँ पर लिखा है डेबिट साइड पे, इसलिए ये डिस्काउंट दिया गया है। आप भी इसे P&L में डेबिट साइड पे शो करोगे। देखो यहाँ पर क्लियर है ना, मैंने शो कर दिया। नेक्स्ट आपको प्रीमाइसिस गिवन है इतने रुपीज़ की। अब देखो प्रीमाइसिस क्या होता है, बिजनेस की एसेट होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करोगे। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट के लिए भी हमने निशान बना रखा है। देखो मैंने बैलेंस शीट में इसे लिख दिया। यहाँ पर अमाउंट को इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है और यहाँ पर मैंने इसलिए मार्क भी लगाए। सो गाइस प्लीज़ लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अभी हम ये इतने बैलेंसेस हमने लिख लिए हैं, अभी हमारा लास्ट बैलेंस रहता है, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट भी करेंगे एक एक, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसलिए। तो देखो कैपिटल आपको गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको इतने रुपीज़ की। तो सबको पता है कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर आती है। क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए जो कैपिटल होती है वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है, इसलिए लाइबिलिटी की साइड पर शो करती हो। देखो लिख दी मैंने, क्लियर है ना। सो गाइज अभी तक हमने क्या करा, ट्रायल बैलेंस में जितने भी बैलेंसेस हमें गिवन थे ना, वो सब मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स में बता दिया है हमें कहाँ पर लिखना था, और हम लिख चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमारे स्टार्ट होती है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने आपको एडजस्टमेंट यहाँ पे बताई है, अब हमारी एक एक एडजस्टमेंट हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन बैलेंसेस को लिखना होता है फाइनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करा करो, और पहले से हमने जगह छोड़ दी है ना, इसलिए मैंने आपको ये मार्क लगवाया था। अभी देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 1,24,500 का। अब खुद सोचो क्लोजिंग स्टॉक के कौन से 2 इफेक्ट्स आते हैं फाइनल अकाउंट में। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते हैं। तो फटाफट से लिख देते हैं। सो गाइस देखो, एक तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया क्रेडिट साइड पे, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दिया है। सो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। क्लियर है ना, ऐसे करना होता है सवाल को। समझ में आ रहा है ना आपको, तो प्लीज़ समझ में आ रहा है ना तो वीडियो लास्ट तक बने रहना, एंड कमेंट्स में लिख के जाना कि आपने वीडियो लास्ट तक देखे, तो मुझे भी तो पता रहे कि आखिर कितने व्यूअर्स ऐसे हैं जो लास्ट तक वीडियो में रुकते हैं एंड वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। सो गाइस देखो सेकंड एडजस्टमेंट हमारी रेंट वर्थ अनपेड ऑफ ₹850। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंट है ना वो 850 रुपये का अनपेड है, यानी पे नहीं करा अभी तक। यानी वो इस साल का होगा, पे कर देना चाहिए था बिजनेस को, बट पे नहीं करा, वो अनपेड है। यानी इससे पता लगता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन है आपको इतने रुपीज़ का, तो एक तो रेंट में ऐड हो जाएगा P&L में, दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के शो करोगे। तो चलो करते हैं इसे। सो गाइस देखो रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट या अनपेड रेंट भी आप लिख सकते हो, मैंने ऐड कर दिया। क्लियर, और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखा। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड इफेक्ट क्या आया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हमने लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट, या आप अनपेड रेंट भी लिख सकते हो, एंड अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखोगे। क्लियर है, इतनी एडजस्टमेंट क्लियर है ना। अच्छा ऐसा हुआ क्योंकि देखो अनपेड है, 850 रुपये का रेंट अनपेड है, तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ना कि पे करना है, इसलिए लाइबिलिटी साइड पर आया है। दूसरा रेंट पे नहीं करा है 850 रुपये का, भले ही पे नहीं करा बट है तो करंट ईयर का खर्चा, तो सभी एक्सपेंसेस को एंड सभी इनकम्स को कंसीडर करेंगे जो कि करंट ईयर की हैं। तो इसलिए भले ही पे नहीं करा है बट 850 रुपये का रेंट है तो करंट ईयर का, इसलिए रेंट में ऐड कर दिया, सो दैट फाइनल अकाउंट्स में हम सभी एक्सपेंसेस को एंड सभी इनकम्स को कंसीडर कर पाएँ। अभी देखो इसी एडजस्टमेंट में आपको आगे दे रखा है 1500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस, यानी आपको इतनी तो हमने एडजस्टमेंट कर ली रेंट वाली। आगे क्या दे रखा है कि जनरल एक्सपेंसेस है 1500 रुपये के, वो आउटस्टैंडिंग है, यानी पे कर देने चाहिए थे बट पे करे नहीं है, आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के बट पे नहीं करें अभी तक, तो वो उसका भी ट्रीटमेंट सेम होगा जैसे भी हमने रेंट का करा है। सो गाइस देखो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हमने जनरल एक्सपेंसेस लिखा था पहले से, जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन थे, इसमें क्या करा हमने आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, क्योंकि भले पे नहीं कर रहे बट है तो करंट ईयर के, इसलिए ऐड कर दिया और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखा। क्यों, रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया। सेकंड देखो इसको भी बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे हमने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है बिजनेस की लाइबिलिटी है कि इनको पे करना है, इस वजह से यहाँ पर लाइबिलिटी कॉलम में आए हैं 1500 के। क्लियर है, तो मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट क्यों बनाया, बिकॉज ये एक ही बात है, लाइन्स अलग अलग में आए हैं ना। सो इसी तरीके से हमारी सेकंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमें 2 चीज़ें गिवन थी, है ना, एक रेंट आउटस्टैंडिंग था, एक जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था, तो दोनों हमने क्लियर कर लिए अच्छे से। अगर आपको दोनों एडजस्टमेंट जो मैंने आपको रीजन के साथ समझाई अगर क्लियर हुई हो ना, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ कि लास्ट तक बने रहना, ठीक है। थर्ड देखो 4000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स एंड 5% टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेड डेट्स हो गए हैं 4000 रुपये के एक चीज़, यानी इसका मतलब क्या है
ये आप डेटर में से इसको माइनस करोगे, है ना। बेड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं, दूसरा डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हो। तो पहले इतना काम करते हैं। सो गाइस देखो, एक तो उन वाले बेड डेट्स को जो 4,000 रुपये के गिवन थे यहाँ पर दिखाया पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि बेड डेट्स तो बिजनेस के लिए लॉस है ना, तो पी एंड एल अकाउंट में आएगा। दूसरा आप क्या करोगे, डेटर्स में से माइनस करके दिखाओगे। अब इसका रीजन क्या है, डेटर्स में से क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि देखो एडजस्टमेंट में गिवन है, इसका मतलब क्या है कि पहले अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड ही नहीं हुए हैं, तो डेटर्स में से इसलिए माइनस कर देंगे कि हम तो सोच रहे हैं कि 3,20,000 के डेटर्स हैं, बट नहीं, 4,000 के ऑलरेडी उसमें से बेड डेट्स हो चुके हैं जो बिजनेस को पैसा नहीं देने वाले हैं, तो इसलिए उसमें से माइनस करोगे और अमाउंट को बाहर लिखोगे। अभी इस वाले अमाउंट को हम बाहर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अभी प्रोविजन भी क्रिएट करना है, इसलिए मैंने इस अमाउंट को नीचे लिखा है। क्लियर है ना इतना। अब देखो हमने इतनी तो एडजस्टमेंट कर दी, उसके बाद आगे क्या लिखा है कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो आपको बेड डेट्स को माइनस करने के बाद जितने अमाउंट के डेटर्स बचे हैं उस अमाउंट पर, यानी 3,16,000 पर आप 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करोगे। क्यों क्रिएट करा जाता है, क्योंकि बिजनेस को पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा लगता है कि बेड डेट्स को माइनस करने के बाद जितने अमाउंट के डेटर्स बचे हैं ना, हो सकता है इनमें से भी कुछ अमाउंट के डेटर्स ऐसे हो जो बिजनेस को इन फ्यूचर पैसा ना दें और बेड डेट्स बन जाए, इसलिए बिजनेस उस एंटिसिपेटेड लॉस के अगेंस्ट पहले से प्रोविजन क्रिएट कर लेता है। तो वो आप इस वाले अमाउंट का करोगे, है ना। तो बेड डेट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचते हैं ना रिमेनिंग डेटर्स के, मतलब जो रिमेनिंग डेटर्स बचते हैं जितने अमाउंट के, उस पर क्रिएट करा जाता है। तो आप 3,16,000 का 5% बनाओगे, क्या भला, न्यू प्रोविजन। सो गाइस देखो, 3,16,000 का 5% निकालोगे, वो निकलेगा 15,800। तो ये क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट से 5% जो हमने क्रिएट करे। तो आप इसको माइनस करोगे, तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे ब्रैकेट्स लगाए हैं। माइनस का इस अमाउंट को, देन माइनस करने के बाद आया इतना 3,02,000, वो मैंने बाहर लिखा। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अमाउंट कितना निकल रहा है, 15,800। तो एक तो इसमें से माइनस कर दिया, पहला इफेक्ट हो गया इस एडजस्टमेंट का। दूसरा, इसे कहाँ पर शो करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में। तो देखो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे बेड डेट्स के नीचे आप लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 15,800 रुपए के। ठीक है, क्लियर इतना। ये क्या आपका न्यू प्रोविजन, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो न्यू। ठीक है, ये न्यू प्रोविजन है। वैसे भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी गिवन होता तो वो आपको ओल्ड प्रोविजन होता, बट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं। ये आपका न्यू प्रोविजन है एडजस्टमेंट वाला, जो हमने खुद क्रिएट करा है @ 5%, जो कि इतना निकला। क्लियर है, इस अमाउंट को हमने बाहर लिख दिया। सो इस तरीके से हमारी थर्ड वाली एडजस्टमेंट भी हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको ये वाली एडजस्टमेंट अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसको भी वॉच करना, सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आपको गिवन है कि प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रीसिएशन लगेगा एंड प्रीमाइसेस पे 2% डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, सबसे पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज देखो, यहाँ पर हमने प्लांट एंड मशीनरी लिखा था 1,75,000 की, उस पर 10% डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो डेप्रीसिएशन कितना हुआ, 17,500 का माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करा है। इसमें से आप इस अमाउंट को लेस करोगे, देन अमाउंट को बाहर वाले कॉलम में लिख दोगे। क्लियर है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी पे इतना डेप्रीसिएशन लगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन था कि प्रीमाइसेस पे भी डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो देखो प्रीमाइसेस पे कितना डेप्रीसिएशन लगना था, 2%। ठीक है, सो देखो प्रीमाइसेस आपको गिवन है इतने अमाउंट की, इसका 2% कैलकुलेट करा, इतना रुपीज़ आया, तो डेप्रीसिएशन है तो माइनस करोगे, अमाउंट माइनस करोगे, इसमें से इतना आएगा, बाहर लिख दोगे। क्लियर है। आपने सिर्फ क्या करा कि डेप्रीसिएशन और प्रीमाइसेस का जो अमाउंट है उस पर जितना परसेंट भी डेप्रीसिएशन लग रहा है वो कैलकुलेट करोगे एंड डेप्रीसिएशन के अमाउंट को माइनस करके जितना अमाउंट आएगा उसको बाहर लिख दोगे। इतना काम आपका बैलेंस शीट में हुआ। ठीक है, अभी देखो हर एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं, तो ये तो आपने डेप्रीसिएशन को माइनस करके एक ही इफेक्ट शो करा, प्लांट एंड मशीनरी में भी और प्रीमाइसेस में भी। सेकंड इफेक्ट क्या आता है इसका, डेप्रीसिएशन कहाँ जाता है, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा तो है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो है। तो सेकंड इसका ट्रीटमेंट क्या आएगा कि आप इसको पी एंड एल अकाउंट में लिखते हो। ठीक है, तो देखो पी एंड एल अकाउंट मैंने बनाया, डेबिट साइड पे आपने क्या करा, डेप्रीसिएशन लिखा, टू डेप्रीसिएशन। अब क्या करा, प्लांट एंड मशीनरी पे जितना लग रहा है उतना लिखा, प्रीमाइसेस पे जितना लग रहा है उतना लिखा। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि दोनों अमाउंट को इनर कॉलम में लिखते हैं एंड टोटल अमाउंट को ऐड करके बाहर भी लिख सकते थे, ऐसा भी कर सकते हो। मैंने दोनों के अमाउंट को सेपरेटली बाहर लिख दिया, है ना। तो आप चाहो तो पहले ऐड करके बाहर लिख सकते हो दोनों के अमाउंट को। क्लियर है, तो दोनों इफेक्ट्स हो गए, एक तो यहाँ पर शो कर दिया, दूसरा बैलेंस शीट में दोनों ही एसेट्स में से डिडक्ट करके शो कर दिया। क्लियर है ना इतना। सो गाइस देखो, हमने फोर्थ अपनी एडजस्टमेंट को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है, मैंने आपको इफेक्ट्स भी शो करके दिखा दिए हैं। अभी देखो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी है मैनेजर कमीशन की, जो कि 5% देनी है आफ्टर चार्जिंग। अब देखो मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट होती है वो तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं ना। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे, देन उससे जो भी ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस लॉस निकलेगा, उसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, देन पी एंड एल अकाउंट का टोटल करेंगे, तभी तो नेट प्रॉफिट आएगा। जब नेट प्रॉफिट आएगा तो ही हम इस
एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें टोटलिंग करनी पड़ेगी। बाकी सब हम काम कर चुके हैं, देखो है ना, बाकी सब काम तो हमने अच्छे से कर लिया है, इन सभी बैलेंसेस को भी शो कर दिया है, एंड क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंड बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है लास्ट वाली एडजस्टमेंट को छोड़ के सभी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हमने शो कर दिए हैं, है ना। तो सबसे पहले अब टोटलिंग का काम स्टार्ट। सो गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करा हमने। टोटल करने के बाद देखो, मैंने टोटल करने के बाद इतना टोटल आ रहा था, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का इन दोनों साइड्स का टोटल करके इतना आ रहा था। एंड जब ग्रोस प्रॉफिट निकालने से पहले इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करा तो वो इससे कम था। तो हमेशा ग्रेटर अमाउंट जो भी होता है उसको लिखते हैं दोनों साइड्स पे। तो इतना हमारा टोटल निकला। इन दोनों अमाउंट के टोटल को माइनस करने के बाद बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट निकल रहा है 60,800 का, ठीक है। तो ये क्या ग्रोस प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, P&L अकाउंट में आगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना समझो, हमने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करा, टोटल करने के बाद हमारा ग्रोस प्रॉफिट इतने अमाउंट का निकला, ये आगे P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है। अभी देखो P&L अकाउंट में मैंने क्या करा, जब इधर ग्रोस प्रॉफिट निकला तो वो इस साइड ट्रांसफर होगा, राइट, क्रेडिट साइड पे P&L अकाउंट के। तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट लिखा 60,800 ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होकर आया है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हमने क्या करा, P&L अकाउंट का टोटल करा। तो देखो डेबिट साइड के सभी अमाउंट्स का टोटल करने के बाद निकल रहा था 1,03,550, जो कि हमने दोनों साइड पे लिखा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमें पता था ना क्रेडिट साइड पे तो सिर्फ ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट है इतना, तो डेबिट साइड का टोटल इतना निकला जो कि क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो जो टोटल ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, हमने लिख दिया। तो इतना टोटल निकला P&L अकाउंट का। तो इससे क्या पता लगा कि P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट नहीं निकला बल्कि नेट लॉस निकला इतने अमाउंट का, ठीक। तो जब नेट प्रॉफिट होता है तो वो इस साइड लिखते हैं, राइट। अब नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, जो कि इतने अमाउंट का हुआ, राइट। देखो ये थे आपके लास्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर कमीशन की 5% क्रिएट करना नेट प्रॉफिट पे। अब खुद सोचो, जब P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट ही नहीं निकला है तो क्या आप मैनेजर को कमीशन दोगे? नहीं ना। तो ये वाली एडजस्टमेंट आप नहीं शो कर पाओगे, इसका भी हम लास्ट में नोट देंगे। मतलब जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ है बिजनेस को तो मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैनेजर की कमीशन जो है 5% है। किस पर बेस है? नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट निकलता है आपका P&L अकाउंट से। जब P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट ही नहीं आया बल्कि लॉस आ रहा है तो मैनेजर को कमीशन नहीं एंटाइटल होगी। क्लियर है। इसलिए इस एडजस्टमेंट का हम लास्ट में नोट देंगे। क्लियर है इतना आपको। तो हमारा बिजनेस का P&L अकाउंट से क्या निकला है, लॉस निकला है 42,750 का। अब ये आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अभी देखो प्रॉफिट होता है तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं, अब ये लॉस है तो इसको कैपिटल अकाउंट में से माइनस करके शो करेंगे। सो गाइस देखो, P&L अकाउंट से जो नेट लॉस आया उसे हमने कैपिटल में से माइनस करा, नेट लॉस को हमने माइनस करके शो करा है 42,750 को। माइनस करने के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इस अमाउंट में से जब आप इस अमाउंट को माइनस करोगे, ये 7,52,250 लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इन सब का टोटल करोगे एंड इन सब का टोटल करोगे, अमाउंट वाले साइड्स का, दोनों अमाउंट्स के कॉलम का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 9,36,100 रुपीज़, 9,36,100 रुपीज़, ये दोनों साइड का टोटल है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैंने 9 को इधर लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको अमाउंट बोल दिया ओरली, दैट इज़ 9,36,100, 9,36,100। सो हमारी बैलेंस शीट की दोनों ही साइड्स का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन सही से करा है, ठीक है। अभी हमारा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हो, हमारा एक छोटा सा टास्क है कि हमें यहाँ पर नोट देना है। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर नोट दे दिया, दैट इज मैनेजर्स कमीशन नॉट अलाउड बिकॉज देयर इज अ नेट लॉस फ्रॉम P&L अकाउंट, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नोट दे सकते हो जैसा आपकी बुक्स में दे गिवन हो, बट मतलब क्या है कि मैनेजर को कमीशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? बिकॉज नेट प्रॉफिट नहीं हुआ ना, मैंने आपको रीजन क्लियर कर दिया। तो बिजनेस के P&L अकाउंट से नेट लॉस आ रहा है, इस वजह से कमीशन अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो इस वजह से वो एडजस्टमेंट हमने नहीं करी एंड उसका नोट यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो नोट देना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अगर नेट लॉस हुआ है एंड कमीशन नहीं देनी तो आप सीधे स्किप कर दोगे, आपको नोट देना जरूरी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा बैलेंस शीट का टोटल, है ना, सभी एडजस्टमेंट्स हमने कैसे करी हैं बैलेंस शीट में वो क्लियर हो गई होंगी। देख सकते हो आप पूरा सोल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट बनाया है, नीचे टोटल आप देख सकते हो एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनाई है। सारी एडजस्टमेंट आपको रीजन समझाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मिनिमम 2 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर से शेयर करना इस वीडियो को। कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए या नहीं थी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपने पूरी अच्छे से देखी हो, है ना, मतलब तभी आप लास्ट तक पहुंचे उस वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। मैं आगे वाले चैप्टर्स पे भी इस तरह से वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।